हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन और आप देख रहे हैं स्टडी विद आर्यन। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको मगध साम्राज्य के विषय में और उसमें विभिन्न शासक रहे थे उनके विषय में जानकारी दी थी, जिसमें हर एक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयनी, काल शतक तक की जानकारी हमने आप लोगों को दे दी थी। उससे आगे की जानकारी हम आपको आज देंगे, जो कि मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है, और उससे भी आगे हमने आपको नंद वंश तक की भी जानकारी दे दी थी। नंद वंश में महापदानंद और गणानंद की जानकारी आपको दे चुके हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो को अंत तक देखें, हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक बात आवश्यक रूप से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वहाँ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, मौर्य वंश। आज से मौर्य वंश की शुरुआत हो रही है। दोस्तों, मौर्य वंश में हम आपको बता देते हैं, मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है वह आपका चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि जिसने नंद वंश के घनानंद की हत्या करके स्वयं शासक बना था 322 ईस्वी में। तो मौर्य वंश की शुरुआत ही चंद्रगुप्त मौर्य से मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसने घनानंद को 322 ईस्वी में पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, मौर्य वंश का शासन भारत में 137 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक रहा था? 137 वर्षों तक। इसके 3 महत्वपूर्ण शासक हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका समय 322 से 298 ईस्वी यहाँ पर दे रखा है। दूसरा आपका बिंदुसार का समय 298 से 273 ईस्वी दे रखा है। ठीक है दोस्तों, और सबसे अंतिम शासक आपका था अशोक का समय आपका 269 से 233 ईस्वी दे रखा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक था। चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने वाला उससे गुरु यानी कि आचार्य चाणक्य थे। चाणक्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, जिनके नाम से चाणक्य नीति प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और चाणक्य को अर्थशास्त्र का महान ज्ञाता भी माना जाता है। आचार्य चाणक्य की जो शक्ल थी, ऐसा कहा जाता है कि उनका जो चेहरा था वो अच्छा नहीं था, जिसके कारण ब्राह्मण होने के बावजूद घनानंद ने उनकी काफ़ी बेइज्जती की थी और अपने दरबार से उन्हें निकाल दिया था, जिसके कारण उन्होंने आचार्य चाणक्य ने घनानंद के साम्राज्य को नष्ट करने की सौगंध ली थी एवं अपनी शिखाओं यानी कि बालों को ना बांधने की सौगंध ली थी, जिसको उन्होंने चंद्रगुप्त के रूप में एक नया शासक देके भारत को घनानंद का अंत करवा के अपनी शपथ को पूरा किया। और विदेशी आक्रमण जो कि सिकंदर के रूप में भारत में होने वाला था, उसका सफल प्रतिरोध चाणक्य के द्वारा करवाया। तो देखते हैं, इसमें इनके साम्राज्य की स्थापना करने में आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य ने भरपूर सहयोग दिया। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब होता है? 345 ईसा पूर्व में शाक्यों के पिप्लवन गणराज्यों की मौर्य शाखा में इनका जन्म हुआ था। ये हमने आपको बता दिया है, यानी कि क्षत्रिय थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे, जबकि इनसे पहले जो घनानंद शासक था वो क्षत्रिय नहीं था, वो शूद्र वंश से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, क्षत्रियों की यह शुरुआत हुई है आचार्य चाणक्य के द्वारा। हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बताते चल रहे हैं इतिहास की। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता देते हैं, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि 445 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 322 ईसा पूर्व में घनानंद की मृत्यु यानी घनानंद को मृत्यु के घाट उतार दिया था। तो महज ये चीज पता चल जाती है कि महज 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने सारी शिक्षा ग्रहण कर ली और घनानंद की मृत्यु या घनानंद को मृत्यु के घाट उतार दी, यानी कि इतनी ताकत अर्जित कर ली अपने चाणक्य के नेतृत्व में कि वो घनानंद जैसे महान प्रतापी और समृद्धशाली, जिसके पास विशाल सेना थी, उसका प्रतिरोध करके उसका वध कर सके। आगे देखते हैं दोस्तों, यूनानी लेखक जिनका नाम था जस्टिनियन, महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। दूसरे थे प्लूटार्क। इन्होंने अपने यूनानी साहित्य में लिखा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख लोगों की सेना लेकर के पूरे भारत को पदाक्रांत कर दिया था, यानी पूरे भारत को चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर के जीत लिया था। और यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंड्रोकोट्टस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने
दक्षिण भारत में कर्नाटक तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मालवा, सौराष्ट्र भी इनके साम्राज्य का हिस्सा थे। और इस बात की हमें जानकारी कैसे मिलती है कि इन्होंने कर्नाटक तक विस्तार किया और मालवा, सौराष्ट्र भी इनके साम्राज्य का हिस्सा थे? इसकी जानकारी में रुद्रदामन प्रथम के शिलालेख से पता चलती है दोस्तों, जो जूनागढ़ में लगा हुआ है। अब देखते हैं रुद्रदामन प्रथम के जो शिलालेख है उससे और क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए, जूनागढ़ में स्थित शिलालेख से यह स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त ने पुष्पगुप्त नामक व्यक्ति को सूबेदार बनाया था और वहां सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। महत्वपूर्ण पॉइंट, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पूछा जाता है क्वेश्चन में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस। जिस समय घनानंद अपनी मौज मस्ती में, नृत्यों में व्यस्त था, उस समय हमारे भारत की ओर एक विश्व की शक्ति बढ़ी चली आ रही थी जिसका नाम था सिकंदर, जिसे विश्व विजेता सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता। उनका सेनापति था सेल्यूकस। तो आचार्य चाणक्य ने भारत को सिकंदर का गुलाम होने से बचा लिया। चंद्रगुप्त के रूप में एक नया शासक देके और घनानंद जैसे शासक को पदच्युत करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर घनानंद और सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था उसकी भिड़ंत हुई 305 ईस्वी में, तो जिसमें सिकंदर की सेना जो हुई विजय हुई। तो इस चंद्रगुप्त की जो विजय हुई उससे इतना आश्चर्यचकित हुआ सेल्यूकस और खुश भी हुआ। उसे चंद्रगुप्त की विजय से खुश होकर के अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दिया और दहेज के रूप में इन्हें जो सिकंदर ने जो प्रांत जीते हुए थे उनमें से 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिए। पहले क्या होता था दोस्तों, दहेज के रूप में कार, मोटरसाइकिल या घोड़े, हाथी। ये कार मोटरसाइकिलें तो थी नहीं, तो उस टाइम स्वर्ण मुद्राएं या घोड़े, हाथी वगैरह ये सारी चीजें दी जाती थी। तो उस समय सेल्यूकस ने जो अपनी पुत्री के विवाह में दिए वो 4 प्रांत थे, कंधार, हेरात, मकरान और काबुल। जो सिकंदर इन चारों प्रांतों को पहले जीत चुका था। अब देखिए दोस्तों, मेगास्थनीज एक महान लेखक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ये एक यूनानी लेखक था। सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, अपनी पुत्री का विवाह करने के बाद सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार यानी कि पाटलिपुत्र में काफी समय तक रहा और उसने आंखों देखा हाल कैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, कैसे राज किया जाता है, वह सब अपनी आंखों से देखा था। और ये सब अपना उसने आंखों देखा हाल उसने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में लिखा है। किस पुस्तक में लिखा? इंडिका। और दोस्तों, मेगास्थनीज की लिखी हुई पुस्तक इंडिका से ही हमें भारत के अंदर जो पांड्य साम्राज्य था उसकी जानकारी भी इसी से मिलती है, इसलिए महत्वपूर्ण पुस्तक है। और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन थे। दूसरे देखिए दोस्तों, एपीपीएस महान व्यक्ति थे। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का विवरण एपीपीएस नामक व्यक्ति ने किया है। किसने किया? एपीपीएस। ध्यान रखना, हमेशा इनके बारे में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, IAS, RAS, UPPSC। ठीक है दोस्तों, आगे बताते हैं आपको। संतारा प्रथा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और भद्रबाहु से इस धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रबाहु जैन धर्म के मानने वाले भी बहुत ही अच्छे व्यक्ति और धर्मगुरु थे। इनसे इन्होंने जैन धर्म में दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में अनशन या व्रत रख करके कर्नाटक में श्रावणबेल गोला में अपने प्राण त्याग दिए थे। संतारा प्रथा एक जैन धर्म में की जाने वाली प्रथा है जिसके अकॉर्डिंग आप लोग भूखा रह करके 20, 22 या 30 दिन तक इंसान भूखा रहता है, ना अन्न ग्रहण करता है, ना जल ग्रहण करता है और अपने शरीर को मृत्यु की तरफ अग्रसित करता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है। वो श्रावणबेल गोला कहलाती है और संतारा प्रथा कहलाती है। जैन धर्म प्रचलित है। अगला शासक इस वंश का जो बिंदुसार। बिंदुसार जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। समय इनका 298 से 272 ईसा पूर्व माना जाता है। ये 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, परंतु यूनानी इतिहासकार, यूनान वालों से इनका संबंध था पहले से ही, तो यूनानी इतिहासकार ने बिंदुसार को अपनी रचनाओं में क्या नाम दिया दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अमित्रोकिट्टस की संज्ञा दी, जिसका अर्थ क्या होता है ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। अमित्रोकिट्टस का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक, यानी शत्रु का नाश करने वाला। बिंदुसार जो था आजीविक धर्म को मानता था और वायु पुराण में बिंदुसार के लिए मद्रसार किस शब्द का प्रयोग किया गया? मद्रसार नामक शब्द का प्रयोग किया गया। और दूसरी ओर बिंदुसार को
जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया, यानी कि सिंह के समान की उपमा दी गई है। अब देखिए, इनके समय में एक शावो हुए थे इतिहासकार जिनका नाम था लामा ताराचंद। लामा थे जो तिब्बत में होते हैं, जैसे कि आजकल दलाई लामा है, वैसे लामा ताराचंद थे। लामा ताराचंद ने अपनी जानकारी में बताया, अपनी साहित्य में बताया कि चाणक्य ने, जो कि इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, उन्होंने 16 नगरों के सामंत एवं राजाओं के नाश करने के लिए, जो कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच मौजूद प्रदेश थे, उन्हें जीतने के लिए बिंदुसार की मदद की थी। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। और आपको बता देते हैं, तक्षशिला में आचार्य चाणक्य शिक्षा दिया करते थे। वही चंद्रगुप्त को घनानंद के विरुद्ध तैयार किया था। इन्होंने तक्षशिला में विद्रोह हुआ। उस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, परंतु सुसीम तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में असफल रहा। उसके बाद अवंती के सूबेदार अशोक को भेजा गया, जो कि बिंदुसार का ही पुत्र था। वह विद्रोह को दबाने में सफल रहा। ठीक है दोस्तों, इसी विद्रोह को दबाने में सफल होने के कारण ही अशोक को शासक बनाया गया था। देखिए दोस्तों, एथीनियस ये एक ऐसा व्यक्ति है यूनान का। एथीनियस ने जानकारी दी कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एप्टियोकस, कौन से शासक? एप्टियोकस से मदिरा यानी कि शराब, सूखे अंजीर और सॉफिस्ट यानी कि जिसे दार्शनिक कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक जो हर विषय पर गहराई से सोचता है, चिंतन मनन करता है, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचता है, तो मदिरा, सूखे अंजीर और सॉफिस्ट भेजने का आग्रह किया। पर एप्टियोकस जो कि सीरिया का राजा था, वो इतना चालाक था, उसने मदिरा यानी कि शराब भेज दिया, अंजीर भेज दिए, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे, जिससे कि भारत के जो शासक थे वो तरक्की ना कर सके। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हमने यहाँ पर मौर्य वंश के 2 महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को कंप्लीट किया है। अगले शासक अशोक के विषय में एक पूरी वीडियो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें पूरी जानकारी अशोक के विषय में हम आपको देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें। अपनी अगली वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।